नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप्स टेल्स हब में। दोस्तों, नई कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि अगर किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, तो क्या उस प्यार को पाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है? यानी कि अगर किसी का प्यार अधूरा रह जाए, तो वो दूसरा जन्म लेके उसे पूरा करता है, अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो। तो इसी तरीके की ये कहानी है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उस रात भी सोनल की चीख से पूरा घर गूंज उठा। कृष्णा देवी तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ी। सोनल का माथा पसीने से भीगा हुआ था, हाथ पैर थरथरा रहे थे और सीना तेज तेज धड़क रहा था। कृष्णा देवी हैरान थी। दिसंबर की हाड़ कपाने वाली ठंड में भी उनकी बेटी पसीने से नहाई हुई थी। वही पुराना सपना था जो सालों से बार बार उसे सोने नहीं देता। आज सोनल के जीवन के 20 बरस पूरे हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में वही पुरानी तकलीफ थी, वही अनजाना सा डर, वह पुरानी हवेली, धुंधले चेहरे और एक भटकती हुई परछाई। 2 दशकों से यही सब उसका पीछा कर रहे थे। सोनल का मन उन धुंधली तस्वीरों को समझने की कोशिश करते करते थक चुका था। वो जितना सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही उलझ जाती। तभी कृष्णा देवी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और होले से कहा, बेटा, इतना डरती क्यों हो? यह कोई हकीकत नहीं है, बस एक सपना था। वह सोनल के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, आज तेरे कॉलेज का वार्षिक उत्सव है। कितने दिनों से तैयारी में जुटी थी तू? याद है वो नीली साड़ी जो तूने खास इसी दिन के लिए रखी थी? अब जल्दी उठ और तैयार हो जा। जब सोनल नीली साड़ी पहनकर आई, तो उसकी छवि देखते ही बनती थी। माथे पर बड़ी गोल बिंदी, कानों में झूलते हुए बड़े बड़े झुमके, सब मिलाकर उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। वह किसी परी कथा की नायिका लग रही थी। आईने में खुद को निहारती हुई सोनल ने मुस्कुराकर कहा, माँ, बताओ तो, आज मैं कैसी लग रही हूँ? कृष्णा देवी ने उसकी नजरें उतारते हुए प्यार से जवाब दिया, तू तो किसी जन्नत से उतरी हुई परी लग रही है मेरी बच्ची। कॉलेज में उस दिन का माहौल बेहद जीवंत था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सोनल ने एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया और फिर कुशलता से मंच संचालन संभाल लिया। फिर मंच पर एक नाटक शुरू हुआ, दहेज प्रथा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और दृश्य में एक नई दुल्हन को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया, सोनल के भीतर कुछ टूट सा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह घबराहट में चिल्लाई, नहीं, यह नहीं होना चाहिए, यह गलत है। देखते ही देखते उसे दौरा पड़ गया। एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उपस्थित सभी लोग सोनल की इस हालत को देखकर स्तब्ध थे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, शारीरिक रूप से वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है किसी पुरानी मानसिक पीड़ा ने यह दौरा करवाया है। कृष्णा देवी ने तुरंत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, बचपन से आज तक इसके सिर पर कोई चोट नहीं लगी, तो यह सदमा आया कहाँ से? यह सवाल हवा में लटका रह गया। बिना जवाब के सोनल को घर ले जाया गया। डॉक्टर ने 2-3 दिन का पूरा आराम बताया। सोनल स्वभाव से एकांकी थी। उसके मित्र बहुत ही कम थे। वह ज्यादातर वक्त किताबों और अपने लैपटॉप के साथ बिताती। पड़ोस में मिस्टर मल्होत्रा का मकान पिछले 15 दिनों से किराए के लिए का बोर्ड लटकाए खड़ा था। उनकी शर्त बड़ी सख्त थी, किराएदार सभ्य हो, परिवार छोटा हो और सबसे जरूरी बात, किसी के घर आंगन में ताका झांकी ना करे। बस समय पर किराया दे और अपने काम से काम रखे। यही कड़ी शर्तें उनके किराएदारों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देती थी। मोहल्ले के लोग उनकी इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी उनका कमरा लेने के लिए तैयार नहीं होता। उनकी एकमात्र बेटी पल्लवी भी इस पिता के इस रवैये से परेशान थी। सब जानते थे कोई बाहर का ही अनजान आदमी होगा जो यहाँ किराए पर आएगा। एक सुबह एक ट्रक सामान लेकर उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। नए किराएदार आए थे, किसी दूर दराज के गांव से। परिवार छोटा था, माँ बाप और एक बेटा। बेटे की उम्र कोई 25 साल, लंबा चौड़ा घुंघराले बाल। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम करने इस शहर में आया था। मिस्टर मल्होत्रा ने अपने सारे नियम कायदे पहले ही सुना दिए। परिवार शालीन और समझदार लग रहा था। एक दोपहर सोनल छत पर कपड़े सुखाने गई। कपड़े निचोड़कर तार पर फैलाते हुए उसके गाल पर एक बालों की लट आ गिरी। दूधिया गोरा चेहरा उस धूप में और दमक उठा। काजल भरी आंखें, होठों पर हल्की लाली। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो उसका चेहरा किसी दीपक की तरह जगमगा उठता। तभी बगल की छत पर वह लड़का आया।
आदित्य। उसकी नजर सामने पड़ी और वो ठिठक गया। वो सोनल को देखता रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। अचानक सोनल की दृष्टि भी आदित्य पर पड़ी और उसी पल उसका रंग उड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वही हवेली, वही धुंधले चेहरे, वही भटकती परछाई, सब एक साथ उसकी बंद आंखों के सामने दौड़ने लगे। और फिर धड़ाम, वह जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य के सामने यह सब पल भर में हो गया। वह कुछ समझ नहीं पाया। आखिर उसे देखकर ऐसा क्यों हुआ। वह दौड़कर सोनल के घर की घंटी बजाने लगा। जैसे ही कृष्णा देवी बाहर आई, उसने सारा हाल बताया और अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद की। जब मिस्टर मल्होत्रा को यह बात पता चली, तो उन्होंने आदित्य के माँ बाप को बुलाकर कहा कि अपने बेटे को समझाएं, यहाँ रहना है तो मर्यादा में रहे। आदित्य के माता पिता ने शांति से पूछा, भाई साहब, किसी मुसीबत में मदद करना क्या गुनाह है? यही तो हमने हमारे बेटे को सिखाया है। उधर अस्पताल में सोनल को होश आ गया। डॉक्टर ने चेताया, इस तरह का झटका दोबारा आया तो सोनल की याददाश्त पर गहरा असर पड़ सकता है। आदित्य ने जब यह सुना तो मन में अपराध बोध हो उठा। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दिल को यह बात समझाना मुश्किल था। सोनल की वह छवि उसके जेहन से हट ही नहीं रही थी। भगवान ने उसे बड़े ही इत्मीनान से गढ़ा था। माँ बाप के बुलाने पर आदित्य घर लौट आया। कृष्णा देवी सोनल को घर लाई और समझाया, बेटा इतना बोझ मत उठाया करो, खुद को तंदुरुस्त रखो। ये सपने जो तुम्हें परेशान करते हैं, इन्हें मन से निकालने की कोशिश करो। सोनल ने माँ की आंखों में देखा और बोली, माँ, मैं जानबूझकर नहीं सोचती इन सब के बारे में। जितना भागती हूँ वो परछाई उतना ही पास आती है। यह कहते कहते उसका गला भर आया और वह माँ के सीने से लगकर रोने लगी। कृष्णा देवी ने उसे थपथपाया, वक्त सब ठीक कर देगा, तू परेशान मत हो। उधर आदित्य का हाल बेहाल था। जब से सोनल को देखा था, उसे नींद नहीं आई थी। दिन हो या रात, उसके ख्याल बस सोनल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। लेकिन उस घटना के बाद वह सोनल के सामने जाने से कतराता और डरता था कि कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। पर उसे देखे बिना चैन भी नहीं मिलता था। एक दिन हिम्मत बांधकर वह अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि सोनल आज इंटर की प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएगी और इसी वक्त निकलती है। जैसे ही सोनल साइकिल निकालकर उस पर सवार हुई और पीछे मुड़ी, उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। पल भर में उसके हाथ पैर कांपने लगी, आंखें बंद होने लगी। लेकिन आदित्य तेजी से आगे बढ़ा और उसे थाम लिया, वरना वह साइकिल समेत गिर जाती। जैसे तैसे सोनल ने खुद को संभाला, आंखें खोली तो आदित्य कहीं नहीं था। वह खिड़की की आड़ में छुपकर उसे देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उसे देखकर ऐसा क्यों होता है सोनल के साथ। यह सोचकर वह उदास हो गया। इसी दौरान मिस्टर मल्होत्रा ने आदित्य को खिड़की से झांकते हुए देख लिया और तुरंत उसके माँ बाप के पास शिकायत पहुंचा दी। माँ बाप ने उदारता से कहा, अरे भाई साहब, देख ही तो रहा था, कोई जुर्म तो नहीं किया। यही उम्र है देखने सुनने की, आपने भी तो यह उम्र गुजारी है। मिस्टर मल्होत्रा मुंह फुलाकर पांव पटकते हुए चले गए। अब आदित्य और सतर्क हो गया। सोनल के सामने जाने से तो वह पहले ही बचता था। अब छत पर भी चुपके से जाता और दूर से उसे देखकर लौट आता। सोनल घर के बाहर कम ही निकलती थी। वक्त के पंख लगे थे और वह उड़ता चला जा रहा था। आज सोनल के इंटर का परिणाम आया। वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। कृष्णा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मोहल्ले में लड्डू बंटवाने का फैसला किया और सोनल को घर घर जाकर मिठाइयाँ देने भेजा। सोनल मिठाई का डिब्बा लेकर आदित्य के घर भी पहुंची। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। उस वक्त आदित्य के माँ बाप बाहर गए हुए थे। वह अकेला था। उसे अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। उसने सहज ही दरवाजा खोल दिया और सामने सोनल को देखकर उसकी सांसें रुक गई। सोनल ने आदित्य को देखा और फिर वही हुआ। उसके हाथ कांपे, घुटने लड़खड़ाए, हाथ से मिठाई का डब्बा छूटकर नीचे जा गिरा। होठों से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, विशाल, विशाल। आदित्य ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया और धीरे से सोफे पर लिटा दिया। सोनल ने जब आंखें खोली तो आदित्य को एकटक देखती रही, जैसे किसी पुरानी याद में खो गई हो। उसका स्पर्श कोई अजनबी एहसास नहीं था। उसमें एक अजीब सा अपनापन था, एक सुरक्षा और एक गर्माहट, जैसे वर्षों से इसी की प्रतीक्षा थी। एक ऐसा एहसास जो उसने पहले भी कभी जिया हो।
आदित्य की आंखें भी उसकी आंखों से में ठहर गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दुनिया रुक गई हो। आदित्य ने उसके गाल पर आई बालों के लट हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी नजर पड़ी मिस्टर मल्होत्रा की। दरवाजा खुला था। बस फिर क्या था? मिस्टर मल्होत्रा ने हंगामा खड़ा कर दिया। आदित्य ने पूरा माजरा समझाने की कोशिश की, तभी आदित्य के माँ बाप भी आ गए। आदित्य ने सारी बात विस्तार से बताई, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा कोई बात सुनने को राजी ही नहीं थे। उन्होंने मकान खाली करने का साफ आदेश दे दिया। इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी दूसरा मकान ढूंढना यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आदित्य ने मिस्टर मल्होत्रा को बहुत समझाने की कोशिश की। तब उन्होंने कहा, लड़के और लड़कियों की दोस्ती मुझे कभी नहीं भाई। दोस्ती बढ़ती है तो प्यार बन जाता है, और प्यार आगे चलकर शादी में बदल जाता है। यह कहते हुए उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। उन्होंने आदित्य को अपनी बेटी पल्लवी के कमरे की ओर खींचते हुए कहा, देखो, यही हुआ मेरी बच्ची के साथ। पल्लवी कमरे में पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसकी आंखें ठहर सी गई थी, जो कि खाली थी, जिसमें दर्द था, बेबसी थी, लेकिन आंसू नहीं। वह भीतर ही भीतर जल रही थी। बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी एक बोझ बन गई हो। मिस्टर मल्होत्रा ने बताया, पल्लवी अपने कॉलेज के एक लड़के से दिल लगा बैठी थी। उसके समझाने पर भी वह नहीं मानी। प्रेम विवाह पर अड़ी रही। एक दिन वह लड़का समर्थ उसे बहला फुसरा कर शहर के होटल किंग जॉर्ज सिटी में ले गया। पल्लवी घर में किसी को बताए बिना चली गई। उसने शादी का वादा किया था, लेकिन पल्लवी के जेवर और पैसे लेकर फरार हो गया। और जब वह बिना ब्याही गर्भवती हो गई, तो उसने विवाह से साफ मना कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने लोक लाज के डर से यह बात दबा ली। आदित्य ने पल्लवी को देखा। उसकी आंखें भर आई। अब उसे समझ में आ गया था कि मिस्टर मल्होत्रा का यह कड़ा रवैया कहाँ से आता है। और उसी पल उसने मन में ठान लिया कि वह पल्लवी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने मिस्टर मल्होत्रा से समर्थ के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी वह हासिल की। पल्लवी तो पत्थर बनी बैठी थी। वह कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने पल्लवी के कंधों को थामा और दृढ़ता से बोला, पल्लवी, आज से मुझे अपना भाई समझो। मैं तुम्हारी जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगा। जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया, उसे मैं तुम्हारे सामने झुका कर लाऊंगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो और उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। यह सुनते ही पल्लवी का बांध टूट गया। वह आदित्य से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी, जैसे महीनों से रोक कर रखा दर्द एक साथ बह निकला हो। बहुत दिनों बाद उसे थोड़ी सी राहत मिली। आंसू पोंछते हुए उसने बताना शुरू किया, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने गई, तो वहां जैसे मेला लगा हो। हजारों बच्चे लाइन में खड़े थे और मैं सबसे पीछे थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नंबर तक फॉर्म नहीं बचेंगे। तभी मेरी नज़र लाइन में सबसे आगे खड़े एक लड़के पर पड़ी। लंबा, गोरा, हंसमुख चेहरा, कोई 6 फुट का कद होगा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। अचानक वही लड़का मेरे पास आया और एक फॉर्म मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, काउंटर पर बस सिर्फ 10 फॉर्म बचे हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। मैंने सोचा आपके लिए एक ले आऊं। वह समर्थ था। उसके बाद तो कभी नोट्स के बहाने, कभी कैंटीन के बहाने मुलाकात होती रही। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में संगीत की शिक्षिका शिखा भट्टाचार्य ने धक धक करने लगा पर परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट जोड़ी चुनी, और वो जोड़ी हम दोनों थे। करीब 1 महीने की रिहर्सल हुई। जब स्टेज पर हमारे पांव थिरके तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हमने सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी जीता। और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते चले गए। कैंटीन में घंटों बातें होती। कॉलेज आते ही आंखें सबसे पहले उसे ही ढूंढती। जिस दिन वह नहीं आता, दिन बेरंग लगता। समर्थ भी उतनी ही शिद्दत से मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे पता था घर वाले शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार था, अरेंज मैरिज की परंपरा थी। जब भी समर्थ के साथ शादी की बात उठाई, घर में हंगामा हो गया। नतीजा यह हुआ कि हम छुपकर मिलने लगे। जब घर वालों को पता चला तो बंदिशें लगाई दी गई, लेकिन दिल था कि मानता नहीं था। समर्थ का प्यार सब हदों से बड़ा लग रहा था। सच यही है कि जब हम अपनी मर्यादाएं तोड़ते हैं, उसी पल पतन की नींव पड़ जाती है, चाहे वह जिंदगी का कोई भी मोड़ क्यों ना होना। मैं भी यही भूल गई। यह नहीं सोचा कि कुछ सीमाएं होती हैं,
जिन्हें पार करना खुद को खो देता है। एक रात समर्थ का फोन आया। उसने कहा, अपने जेवर और कुछ रुपये लेकर किंग जॉर्ज सिटी होटल आ जाओ। हम वहीं शादी कर लेंगे, फिर घर वालों से माफी मांग लेंगे। हम उनके बच्चे हैं, वो मान जाएंगे। मुझे ये बात सही लगी। बिना किसी को बताए घर से निकल गई। समर्थ पहले से ही वहां था। उसने मुझे बाहों में लेते हुए कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उस रात जब मैंने शादी की बात की तो उसने कहा, कल मंदिर में सब हो जाएगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और फिर जब मैंने उससे कहा कि ये सब शादी के बाद ही ठीक रहेगा, तो उसने हंसते हुए कहा, आज करो या कल, क्या फर्क पड़ता है, कल तो शादी हो ही जाएगी। मुझे क्या पता था कि वह रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। सुबह जब आंख खुली तो समर्थ वहां नहीं था। मैं अस्त व्यस्त हालत में अकेली थी और मेरे सारे जेवर रुपये सब गायब थे। ये कहते कहते पल्लवी की आवाज टूट गई और वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, रो मत, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मुझे उसकी एक तस्वीर दो। पल्लवी उठी और एक फोटो ले आई, समर्थ के साथ खिंचवाई हुई, समुद्र किनारे, लहरों को गवाह बनाकर, खुले आसमान तले। पल्लवी ने बताया कि समुद्र देखने की उसकी बचपन से ख्वाहिश थी। टेलीविजन पर लोगों को लहरों के साथ चलते, रेत पर घरौंदे बनाते देखकर उसका मन मचल जाता था। वह इच्छा समर्थ ने पूरी की थी। तस्वीर देखते हुए पल्लवी बोली, जो प्यार मैंने रेत पर लिखा था वो मेरी मुट्ठी से फिसल गया। अब ये याद किसी नस्तर की तरह चुभती है। आदित्य ने तस्वीर हाथ में ली और कहा, मैं समझता हूँ कि समर्थ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन बिना पूरी बात जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। वह तस्वीर लेकर निकल पड़ा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले भटकता रहा। जहाँ समर्थ रहता था वहां जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 6 महीने पहले वह यहाँ से जा चुका है। आदित्य निराश होकर वापस जाने को मुड़ा ही था कि एक बुजुर्ग ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम इस लड़के को ढूंढ रहे हो? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था जरूरी सामान लेने, लेकिन इसकी हालत देखकर दिल दहल गया मेरा। बिल्कुल सूख गया था, दुबला पतला, आंखें धसी हुई, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसके साथ 4 बड़े बड़े आदमी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नजर रख के रहे हों। मैं उसके पास गया और बोला, समर्थ बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बाबा, बस ठीक हूँ। मैंने पूछा, अब कहाँ रहते हो? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, आगरा में, संजना निवास। इतना कहते ही वो चारों उसे धकेलते हुए जीप में बिठाकर चले गए। जाते जाते वह पलटकर मुझे देखता रहा, दूर तक। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा हो। बुजुर्ग की बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। जो उम्मीद टूटते टूटते बची थी, वह अचानक फिर से जी उठी। संजना निवास, आगरा, बस यही एक सुराग काफी था। उसने उसी रात आगरा जाने का फैसला कर लिया। आगरा पहुंचकर उसने सबसे पहले संजना निवास से थोड़ी दूर एक होटल में कमरा लिया। सीधे वहां जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे बुजुर्ग की वह बात दिमाग में बार बार घूम रही थी कि समर्थ के साथ 4 खतरनाक आदमी थे जो उस पर नजर रखे हुए थे। इसलिए पहले उसने आसपास से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। एक दोपहर वह संजना निवास के पास से गुजरा और जो नजारा उसने देखा, वह देखकर वो ठिठक गया। बगीचे में एक लड़की बैठी हुई थी, कोई 28-29 साल की, घुंघराले बाल, नीली आंखें, पश्चिमी पोशाक पहने, देखने में आकर्षक, लेकिन चेहरे पर एक रूखापन था। चारों तरफ बंदूकधारी पहरेदार थे। गेट पर भी कड़ा पहरा था। तभी उस लड़की ने नौकर को पानी लाने का हुक्म दिया। नौकर दौड़ कर गया और जल्दी ही वापस आया, लेकिन लड़की ने बिना कुछ सुने सारा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया। नौकर हाथ जोड़कर बोला कि दूध उफनने वाला था, इसलिए एक पल की देरी हुई। लड़की चिल्लाई, मेरी नजरों से दूर हो जा। कुछ देर बाद वह झूले पर बैठ गई और अपने विदेशी कुत्ते के साथ खेलने लगी। पीली गेंद फेंकती, कुत्ता उसे लाता। यही सिलसिला न जाने कितनी बार दोहराया गया। आखिरकार बेचारा थक कर एक जगह बैठ गया और हांफने लगा। इस बार गेंद लेने नहीं उठा। बस इतने से ही लड़की को गुस्सा भड़क उठा। उसने कुत्ते का कान अपने हाथों से नोच दिया। कुत्ता कहराता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दया नहीं आई।
वह बेजुबान जानवर लहूलुहान होकर एक कोने में सिमट गया। यह दृश्य देखकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला यही संजना है। इसी के नाम पर यह हवेली का नाम संजना निवास है। अब उसे यकीन हो गया समर्थ के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भीतर जाने का रास्ता निकालना आसान नहीं था। आदित्य ने और पूछताछ की तो एक राज पता चला। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच सभी पहरेदार लंच के लिए घर जाते हैं और इसी वक्त संजना भी अपने कुत्ते को लेकर कहीं निकलती है, लेकिन कहाँ, यह किसी को नहीं पता। एक बात तो साफ थी, यह लड़की बेहद ही खतरनाक थी। उसके दिल में किसी के लिए भी कोई रहम नहीं था। समर्थ को ढूंढना आदित्य के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके संजना का पीछा किया। छुपते छुपाते दूरी बनाए रखते हुए वह पथरीले रास्तों से होती हुई एक पुरानी वीरान गुफा में घुस गई। कोई 1-2 घंटे बाद बाहर निकली और वापस लौट गई। आदित्य के मन में एक खटका सा हुआ। इस सुनसान जगह वह किससे मिलने आई होगी। जब संजना चली गई तो आदित्य सावधानी से गुफा के भीतर घुसा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी एक हल्की सी आहट सुनाई दी, सांसों की आवाज। आदित्य ने दीवार पर ऊंचाई पर बनी एक खिड़की खोली। बाहर की रोशनी भीतर आई और उसने देखा एक युवक दीवार से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। दोनों हाथ ऊपर करके बांधे हुए थे। पाँव में मोटी जंजीर थी। बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। रोशनी पड़ते ही उसने धीरे से सिर उठाया। आदित्य की आंखें फटी रह गई। यह यह तो समर्थ है। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। इतनी मेहनत, इतना भटकना आखिर रंग लाया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा, इस हालात का जिम्मेदार आखिर है कौन और क्यों। वह सुनना चाहता था समर्थ के अपने मुंह से। समर्थ ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम तुम कौन हो। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम आदित्य है। मैं पल्लवी का मुंह बोला भाई हूँ। वही पल्लवी जिसे तुम पहचानते हो। मैं उसी के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। पल्लवी। समर्थ के होठों से यह नाम आते ही उसकी आंखें भर आई। सूखे हुए चेहरे पर एक पल के लिए जान आई और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते बोला। समर्थ की आंखें आंसुओं से भरी थी। वह टूटी हुई आवाज में बोला, मैं पल्लवी का गुनहगार हूँ। जो उसके साथ हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझ जैसे इंसान को उसके सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। शायद यही मेरी सजा है। फिर रुक रुक कर उसने सारी बात बताई। जिस रात उसने पल्लवी को होटल में बुलाया था, उस वक्त वह पहले से ही संजना के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। संजना कॉलेज के जमाने से उससे दिल लगाए बैठी थी, लेकिन समर्थ जानता था कि वह किस मिट्टी की बनी है। निर्दयी, जिद्दी, एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उसने शुरू से ही संजना को दूर रखा। एक बार संजना ने सीधे धमकी दी थी, जो मेरी नापसंद है उसे पसंद बनाना मुझे आता है। समर्थ ने उसकी बात को हल्के में लिया था, लेकिन जैसे ही संजना को पता चला कि समर्थ और पल्लवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, उसने समर्थ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जान से मारने की धमकियां देने लगी। उसी ने समर्थ के जरिए पल्लवी से रुपये और जेवर मंगवाए। उस रात समर्थ पल्लवी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन संजना ने उसकी माँ को अगवा कर लिया था और साफ कह दिया था कि अगर उसने मना किया तो माँ की जान नहीं बचेगी। मजबूरी में उसे यह सब करना पड़ा जो उसने सोचा भी नहीं था। सुबह होते उसने सोचा था पल्लवी से शादी कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संजना की नज़र उस पर थी। भोर होने से पहले ही उसके आदमियों ने समर्थ को उठा लिया, आंखों पर पट्टी बांधी और यहाँ इन पहाड़ियों पर ले आई। पिछले 6 महीने से वह इसी गुफा में कैद था। संजना उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी, लेकिन समर्थ ने साफ मना कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके दिल में बस पल्लवी थी और सिर्फ पल्लवी। यह कहते कहते वह फिर से रो पड़ा। आदित्य को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गई थी। एक पल भी गंवाना ठीक नहीं था। वहां से निकलना जरूरी था, लेकिन यह आसान भी नहीं था। पथरीला रास्ता, ऊंची नीची चट्टानें, चलना भी दूभर था, भागना तो और भी मुश्किल। फिर भी कोई चारा नहीं था। आदित्य ने समर्थ की जंजीरें तोड़ी और दोनों गुफा से बाहर निकले। पहरेदारों की आंखें बचाते हुए, एक एक कदम सोच कर रखते हुए वो पहाड़ी के रास्ते से आगे बढ़ने लगे।
करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। संजना घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में आग थी। आदित्य और समर्थ के पांव और तेज हो गए। घोड़ा उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा था और फिर अचानक घोड़े का अगला पांव एक उभरी हुई चट्टान से टकराया। घोड़ा लड़खड़ाया। संजना संभल न सकी और दोनों खाई में जा गिरे। एक चीख उठी, तेज, दर्दनाक, और फिर सब कुछ शांत हो गया। आदित्य और समर्थ रुक गए। दोनों की सांसें तेज थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर ऊपर आसमान की तरफ। ईश्वर ने उनका साथ दिया था, वरना आज क्या होता सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोनों ने मन ही मन उस अनदेखी शक्ति को नमन किया। आदित्य समर्थ को लेकर सीधे पल्लवी के घर पहुंचा। जैसे ही पल्लवी की नजर समर्थ पर पड़ी, उसके भीतर महीनों में दबी हुई तकलीफ और गुस्सा एक साथ फट पड़े। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें तप उठी। उसने आगे बढ़कर समर्थ के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया और फिर उसके गिरेबान पकड़कर झकझोरते हुए रोती हुई बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी जिंदगी क्यों तबाह की तुमने? समर्थ ने कोई सफाई नहीं दी, सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आदित्य ने पल्लवी का हाथ थामा और धीरे से कहा, रुको पल्लवी, पहले पूरी बात सुन लो। उसने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। संजना की धमकियां, माँ का अपहरण, वह मजबूरी, वह कैद। समर्थ ने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। उसके दिल में कोई खोट नहीं था। 6 महीने उस गुफा में जंजीरों से बंधा रहा, लेकिन उस औरत से शादी के लिए एक बार भी नहीं माना, क्योंकि वह सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पल्लवी की आंखें समर्थ पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर जो दर्द था वह असली था, कोई दिखावा नहीं था। समर्थ ने हाथ जोड़े और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो पल्लवी। मैं जानता हूँ मेरे पास माफी मांगने का भी हक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा भी जगह बची हो तो क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? पल्लवी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कदम बढ़ाया और समर्थ को अपनी बाहों में भर लिया। जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। मिस्टर मल्होत्रा की आंखें भर आई। उन्होंने आदित्य को गले से लगा लिया और देर तक थामे रखा। जिस घर में महीनों से उदासी पसरी थी, आज उसमें एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। जिंदगी फिर से सांसें लेने लगी थी। और मिस्टर मल्होत्रा, जो कभी आदित्य को देखकर भुरकटी चढ़ा लेते थे, आज उनके दिल में उसके लिए सम्मान और कृतज्ञता के सिवा कुछ नहीं था। आदित्य और सोनल की दोस्ती पर अब उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा ने पल्लवी और समर्थ की शादी की पूरी तैयारियां आदित्य को सौंप दी। आदित्य और सोनल दोनों जी जान से तैयारियों में जुट गए। न फूलों की कमी थी, न रोशनी की कमी, और न ही रस्मों रिवाजों की। और वह शुभ घड़ी भी आ गई। शादी के दिन सोनल नीले रंग की जरी की साड़ी में थी। सिल्वर कढ़ाई, चांदी जैसी ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप। सादगी में ऐसी दमक थी कि नजरें हट ही नहीं रही थी। आदित्य की नजर जैसे उस पर पड़ी, उसके मन में बस एक ही धुन बज उठी, न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न किया कोई सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। वह एकटक उसे देखता रहा। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कोहनी मारी, अच्छा, तो मेरे बाद अब तेरा नंबर है? आदित्य ने बस एक शरारती मुस्कान दी। सोनल की नजर आदित्य पर पड़ी और वह झट से शर्माती हुई अंदर चली गई। शादी की रस्मों के बीच दोनों बार बार एक दूसरे के सामने आ जाते। फेरों के वक्त जब सभी दुल्हा दुल्हन पर फूल बरसा रहे थे, आदित्य ने चुपके से कुछ फूल सोनल की तरफ भी उछाल दिए। सोनल ने देखा तो वह ऐसा मुंह बनाकर खड़ा था जैसे सब अनजाने में हुआ हो, लेकिन आंखों में शरारत साफ थी। गठबंधन की रस्म में जब दोनों की उंगलियां आपस में छू गई तो सोनल के रोम रोम में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आदित्य भी खूब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसका राज खोल रही थी। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया। पल्लवी की जगह वह सोनल को देख रहा था। लाल जोड़े में, हाथ में गुलाब लिए, उससे अपने दिल की बात कह रही थी। वह उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। तभी समर्थ ने उसे जोर से हिलाया। अरे यार, मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? किसी और दुनिया में चला गया क्या? आदित्य और समर्थ दोनों हंस पड़े। आदित्य ने चेपते हुए हाथ छुड़ाया। विदाई की रस्म में पल्लवी रोते हुए आदित्य से लिपट गई। भैया, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, पगली, एक तरफ भैया कहती है और दूसरी तरफ एहसान की बात करती है। कभी भाई भी बहन पर एहसान करता है? पल्लवी और जोर से रो पड़ी। सारी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। रात को सोनल अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद उसके आसपास भी कहीं नहीं थी। आंखें बंद करती तो आदित्य का चेहरा सामने आ जाता। फेरों के वक्त उंगलियों का वह स्पर्श, वह एहसास अभी भी उसके बदन में जिंदा था। कुछ ऐसा था उस क्षण में जो नया नहीं लगा, जैसे बरसों पुरानी कोई पहचान हो। वह सोचती रही, आखिर ऐसा क्यों? आदित्य तो कुछ ही महीनों से पहले उसकी जिंदगी में आया था, फिर यह अपनापन कहाँ से आता है? यह एहसास कि वह उसे पहले से जानती है। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। माँ आई, आकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। आज पल्लवी दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही थी, माँ ने धीरे से कहा। फिर थोड़ी देर चुप रही। हर माँ की तमन्ना होती है कि उसकी बेटी की भी डोली उठे, कोई आए दूर से और उसकी राजकुमारी को अपने साथ ले जाए। उनकी आवाज में एक मीठा सा दर्द था। सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप माँ की गोद में सिर रख दिया। और कब आंखें बंद हुई, पता ही नहीं चला। सुबह खिड़की से धूप की एक लकीर सीधे सोनल के चेहरे पर आ गिरी। वह चौंक कर उठ बैठी। अरे, आज तो डीएवी कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेना था। सोनल मनोविज्ञान से बीए करना चाहती थी। उसकी रुचि बचपन से इसी विषय में थी और आसपास के सभी कॉलेजों में केवल डीएवी में ही मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। वह जल्दी से तैयार होकर निकली। फॉर्म मिल गया। वापस मुड़ने लगी तो सामने आदित्य खड़ा था। वह उसी कॉलेज से एमएससी कर रहा था। उसके साथ कुछ सीनियर्स लड़के थे। वे सोनल के पास आए और बड़े रौब से बोले, हम तुम्हारे सीनियर हैं, रैगिंग के लिए तैयार रहना। वैसे क्यों ना आज से ही शुरू कर दें? फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। क्यों आदित्य, ठीक है ना? आदित्य ने सोनल की आंखों में झांका। उसमें घबराहट साफ दिख रही थी। वह असहज थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, रैगिंग वैगिंग रहने दो, पहले कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बातें करते हैं। सीनियर मान गए और आगे चल दिए। सोनल ने चैन की सांस ली। उसने आदित्य को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आदित्य ने भी उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। आदित्य के मन में बस एक ही ख्याल था, सोनल के कांपते हुए गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों को अपने होठों से छू लेना। तभी उसके दोस्त ने कंधा पकड़कर झकझोरा, यार, कहाँ खो जाते हो बार बार? कैंटीन चलना है ना? आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन नजरें सोनल पर टिकी रही। सोनल भी चलते चलते एक दो बार मुड़कर देख लेती। अब तो कॉलेज में दोनों की मुलाकात रोज होने लगी। आदित्य हर बार सोनल को सीनियर्स की रैगिंग से बचा लेता। एक दिन कुछ दोस्तों ने टोका, आदित्य, तुम हर बार सोनल को बचा लेते हो, आज तो रैगिंग होनी ही चाहिए। जूनियर है, यह उनका हक है। आदित्य ने सोचा और बोला, ठीक है, इतना जोर दे रहे हो तो कल सभी जूनियर लड़कियां साड़ी पहनकर आएंगी। अगले दिन सभी जूनियर लड़कियां साड़ी में आई। आदित्य की नज़र सबसे पहले सोनल पर गई। काली साड़ी, चांदी की नेकलेस, कानों में झुमकियां, उसकी सुंदरता को देखते ही बनती थी। ऐसा लगा जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। आदित्य उसे अपलक देखता रहा। तभी उसके दोस्तों ने ऐलान किया, रैगिंग का अगला राउंड, सोनल आदित्य के साथ डांस करेगी। आदित्य हक्का बक्का रह गया। दोस्त के कान में फुसफुसाया, यह क्या बोल दिया? दोस्त ने समझाया, जूनियर सीनियर साथ में समय बिताएंगे, बातें करेंगे, संकोच टूटेगा। पढ़ाई में दिक्कत आने पर वो बेझिझक मदद मांग सकेंगे। सोनल ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने एक हाथ उसके हाथ में थाम दिया, दूसरा हल्के से उसकी कमर पर रखा। गाने की धुन पर दोनों थिरकने लगी। दोनों की आंखें मिली, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो उनके रोम रोम में उतर गई थी। डांस करते हुए आदित्य फिर किसी और दुनिया में खो गया। बर्फ की सफेद चादर, नीला आसमान और उसमें से उतरती हुई सोनल, सफेद लिबास में परी जैसी। वह उसके पास जाता है, अपनी बाहों में उसे भर लेता है। तालियों की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। आदित्य को होश आया। वह सोनल को गले लगाए धीरे धीरे झूम रहा था। वह तुरंत पीछे हटा और बोला, लो, रैगिंग पूरी हुई। सोनल ने नजरें झुकाई और होठों पर
एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे सोनल के मन में भी आदित्य के लिए कुछ पनपने लगा था। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, बिना कहे समझ जाता। देखते देखते 2 साल बीत गए। सोनल का फाइनल ईयर था। कॉलेज की तरफ से शिमला का टूर था। बर्फबारी हो रही थी और यह सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। आदित्य और सोनल भी बेहद उत्साहित थे। शिमला पहुंचते ही वह नज़ारा सामने था जो शब्दों में नहीं आता। चारों तरफ बर्फ की चादर, पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही थी। आसमान और जमीन जैसे एक हो गए थे। आदित्य और सोनल एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते, हंसते, भागते रहे। जब बर्फ के फाहे सोनल के चेहरे पर पड़ते तो उसकी रंगत और निखर जाती। दोनों ने स्लाइड का भी खूब मजा लिया, पैरों से धुरियां बांधकर फर्श पर फिसलते हुए। तभी आदित्य ने सोनल को एक पेंटिंग दिखाई। एक स्थानीय चित्रकार ने वही बनाई थी, जिसमें राजकुमारी के लिबास में एक लड़की थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, राजसी पोशाक और उसके बगल में राजसी वेश में एक युवक। जैसे ही सोनल की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ी, उसके रंग उड़ गया, हाथ पैर कांपने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वही पुरानी हवेली, वही धुंधले चेहरे, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। आदित्य घबराया। क्या हुआ? इस पेंटिंग में ऐसा क्या देख लिया? मैंने तो सोचा तुम्हें अच्छी लगेगी। सबने अपनी मनपसंद पेंटिंग बनवाई है तो मैंने भी करवाई। उसने पेंटिंग खींचते हुए कहा। पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन सोनल ने सुना ही नहीं। वह आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो, जैसे उसका अपने आप पर कोई वश ही ना हो। सोनल, आदित्य ने आवाज दी, धीरे चलो। लेकिन वह उसी रफ्तार से स्लाइड करती चली गई और रेड जोन में घुस गई। वहां साफ लिखा था, खतरनाक मोड़, प्रतिबंधित क्षेत्र। आदित्य का दिल डूब गया। ऊपर से बर्फ पिघल रही थी और उसका बहाव तेज होता जा रहा था, इतना तेज कि जो भी उसकी राह में आए बह जाए। सोनल रुको, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में घुल गई थी। सोनल रुकी ही नहीं। आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा, वह खुद रेड जोन में कूद गया। सोनल तक पहुंचा, उसका हाथ थामने ही वाला था कि तभी बर्फ का उमड़ता हुआ सैलाब आया। दोनों उसमें बह गई। पहाड़ी से नीचे गिरते दोनों दिखे और फिर सब कुछ सफेद हो गया। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। कॉलेज प्रशासन ने हर तरफ तलाश करवाई, लेकिन आदित्य और सोनल का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कह दिया कि उस पहाड़ी से गिरकर कोई बचता ही नहीं है, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नदी के किनारे पड़े थे। सांसें चल रही थी। कुछ मछुआरों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने दोनों को पानी से बाहर निकाला और पेट के बल लिटाकर धीरे धीरे पेट का पानी निकाला। थोड़ी देर में दोनों को होश आ गया। सोनल और आदित्य ने आंखें खोली। अनजान जगह, अनजान चेहरे, लेकिन जिंदा थे। यही बहुत था। आदित्य ने मछुआरों से पूछा तो पता चला कि यह राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है, सूर्यनगर। सूर्यनगर। सोनल के मन में यह नाम सुनते ही एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे यह जगह अनजानी नहीं बल्कि किसी पुरानी याद का हिस्सा हो। लेकिन याद कुछ नहीं आया। दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, कोई 60 साल की उम्र। आदित्य ने उनसे रास्ता पूछने के लिए कदम बढ़ाया। बुजुर्ग की नज़र सोनल पर पड़ी और वे ठिठक गए। राजकुमारी सुलोचना। सोनल और आदित्य दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य ने कहा, नहीं बाबा, इनका नाम सोनल है। बुजुर्ग हैरानी से उसे देखते रहे, फिर रास्ता बताकर आगे बढ़ गए। आदित्य की नजर एक बड़े ढाबे पर पड़ी। दोनों के पेट में तो सुबह से कुछ गया ही नहीं था। पहले खाना, बाकी सब बाद में, आदित्य ने कहा। दोनों ढाबे पर जा बैठे। मक्के की रोटी, सरसों का साग, पापड़ और ठंडी लस्सी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वेटर लस्सी लेकर आया। सोनल पर नजर पड़ी और उसके हाथ से गिलास छूट गया। राजकुमारी सुलोचना। आदित्य फिर चौंक गया। सोनल भी अचंभित थी। जैसे जैसे वो गांव के अंदर बढ़ते गए, जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग मिले, सभी ने सोनल को राजकुमारी सुलोचना कहकर पुकारा। आदित्य के सिर में ये गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। गांव बेहद ही सुंदर था। हरे भरे खेत, फलों से लदे बाग, सरसों के लहलहाते पीले फूल। सोनल का मन मचल उठा। उसने आदित्य से कहा, जरा इन खेतों में घूमना है। आदित्य मुस्कुराया, चलो। जैसे जैसे सोनल उन रास्तों पर चलती गई, उसे लगने लगा कि यह सब तो देखा हुआ है।
यह मोड़, यह पगडंडी, ये पेड़ सब जाने पहचाने हैं, जैसे यहाँ का कण कण उसे पहचानता हो। सरसों के फूल, आम की लदी हुई डालियां, गन्ने के खेत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह घूमने लगी। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई, सिर घुमा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। आदित्य ने तुरंत थाम लिया, चेहरे पर पानी की छींटें मारी। सोनल को होश आ गया। कांपती आवाज में बोली, आदित्य, सपने में जो धुंधले रास्ते मुझे दिखाई देते हैं वो यही हैं। आदित्य स्तब्ध रह गया। सोनल पहली बार यहाँ आई थी, तो यह कैसे संभव है? और वो लोग बार बार राजकुमारी सुलोचना क्यों कह रहे थे? तभी दूर खेत में एक बुजुर्ग काम करते दिखे। सोनल एक पल रुकी और फिर दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। हरिया काका, कैसे हो? सब ठीक तो है? इस बार फसल अच्छी हुई ना? बुजुर्ग ने चौंक कर ऊपर देखा। राजकुमारी सुलोचना, आप कहाँ चली गई थी? आपके जाने के बाद तो इस गांव की रौनक ही चली गई। फिर रुक कर बोले, नेहा अपने घर में सुखी है, 2 बच्चे भी हैं। आपको याद करके अभी भी रोती है। आप जैसी दोस्त कहाँ मिलती है? आपका तो एहसान है हम पर, वो जीवन भर नहीं चुका सकते। आदित्य ने हैरानी से पूछा, कैसा एहसान काका? हरिया काका ने एक लंबी सांस ली और बताने लगा, नेहा इसी गांव की लड़की थी, कुणाल से दिल लगा बैठी थी। हुआ यूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शहर से एक टीम आई, गांव गांव जाकर लोगों को पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जागरूक करने। उस टीम की अगुवा था कुणाल कुमार, गोरा, लंबा, 6 फुट का कद और इंसानियत से भरा। बहुत मेहनती था। उसकी टीम घर घर जाती, शिक्षा की जरूरत समझाती, रोजगार के नए रास्ते बताती। गांव के पढ़े लिखे लोगों से भी मदद मांगी और मिली भी। आम के बाग के पास एक पाठशाला खोली गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। इसी अभियान में कुणाल की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। कुणाल के कंधे से कंधा मिलाकर उसने काम किया। 3 महीने के उस प्रोजेक्ट में दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए, खुद उन्हें भी पता नहीं चला। प्रेम परवान चढ़ता रहा और जो बात दिल में होती वो छुपती कहाँ थी। जल्द ही गांव की निगाहों में आ गए। यह बात पूरे कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। गली गली, चौपाल चौपाल, हर जगह यही चर्चा थी। और फिर यह बात हवेली तक पहुंच गई। ठाकुर सूर्यदेव के भाई विक्रमादित्य ने जब सुना तो उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे स्वभाव से ही क्रूर, संकीर्ण मानसिकता के और अत्यधिक अहंकारी थे। प्रेम विवाह उन्हें घृणा की दृष्टि से दिखता था, मानो यह कोई पाप हो। उनकी भड़काई हुई आग में पूरा कस्बा कूद पड़ा। लोग हाथों में मसाले लेकर हरिया काका के घर पहुंच गए। घर धू धू करके जलने लगा। भीड़ नेहा को घसीट कर उसी आग के हवाले करने ही वाली थी कि तभी वहां पहुंची सूर्य राजकुमारी सुलोचना अपने पिता महाराजा सूर्यदेव के साथ। महाराजा सूर्यदेव ने अपने भाई विक्रमादित्य को कड़े शब्दों में फटकारा। फिर पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, यह कस्बा मेरे राज्य में है, यहाँ अन्याय नहीं होगा। राजकुमारी सुलोचना ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, नेहा और कुणाल एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, इनका विवाह करा दीजिए, यही न्याय होगा। महाराजा सूर्यदेव ने अपनी बेटी की बात मानी। उसी दिन नेहा और कुणाल का विवाह हुआ। कस्बे में फिर से खुशियां लौटी। हरिया काका के मुंह से यह सब सुनते ही सोनल के तन बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। विक्रमादित्य, यह नाम सुनते ही उसके भीतर कुछ हिला, जैसे किसी पुरानी याद का एक टुकड़ा हो जो अब भी कहीं दबा पड़ा हो। उसकी नजर हरिया काका पर टिकी हुई थी। उसके मन में हवेली देखने की ललक और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसने पूछा, हरिया काका, वह हवेली कहाँ है? काका मुस्कुराए। तुम्हारे पिता महाराजा सूर्यदेव के जाने के बाद चाचा विक्रमादित्य ने तुम्हें पढ़ाने के लिए विलायत भेज दिया था। इतने सालों में तुम अपना घर तक भूल गई। अपना घर? हवेली। सोनल के होठ कांपे। आदित्य भी यह सब सुनकर भौचक्का था। वह सोनल को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी, उलझन और एक अजीब सी पहचान एक साथ थी। सोनल ने आदित्य की तरफ देखा। मुझे वह हवेली देखनी है, आदित्य ने कहा। तो चलो। उस शाम दोनों ने पूरा कस्बा घूमने की ठानी। अगले दिन सुबह से ही वो निकल पड़ी। गन्ने के खेत, सरसों की पीली चादर, आम के बगीचे, सब कुछ मन को मोह रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी।
पक्षियों की आवाजें कानों में रस घोल रही थी। यह कस्बा जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा हो। सोनल चलती जा रही थी और हर मोड़ पर उसे लगता, यह रास्ता पहचाना है। यह पेड़, यह पगडंडी, यह खेत का किनारा, सब जाने बुझे जैसे कोई पुराने सपने की परछाई जिंदगी में उतर आई हो। चलते चलते सोनल अचानक रुक गई। आदित्य, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत खूबसूरत झील है, क्यों ना हम वहां जाकर थोड़ी देर बैठे। आदित्य ने हैरानी से उसे देखा। झील? तुम्हें कैसे पता? सोनल खुद भी असमंजस में थी। पता नहीं, मुझे खुद हैरानी हो रही है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, फिर भी सब कुछ इतना परिचित सा क्यों लग रहा है। आदित्य ने कहा, चलो आगे चलकर देखते हैं। थोड़ी दूर चलते ही झील सामने थी और वह झील बस देखते ही बनती थी। चारों तरफ घना हरा भरा वातावरण, झरने का पानी ऊपर से गिरता हुआ पत्थरों से टकरा रहा था और उससे जो मीठी आवाज उठ रही थी वह कानों में संगीत की तरह घुल रही थी। पानी इतना साफ और पारदर्शी था कि तल के छोटे छोटे कंकड़ तक दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी पिघलकर धरती पर बिखर गई हो। आदित्य और सोनल झील के किनारे बैठ गए। दोनों चुपचाप उस नजारे को देखते रहे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। तभी सोनल के दिमाग में कुछ हुआ। धुंधली धुंधली तस्वीरें उभरने लगी, जैसे किसी पुरानी फिल्म की टूटे हुए टुकड़े। वही हवेली, वही चेहरे, वही परछाई जो सालों से उसे सपने में सताती थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे, आंखें बंद हो गई और फिर वह चीख उठी, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आदित्य घबरा गया। सोनल, क्या हुआ? लेकिन सोनल जैसे किसी और दुनिया में थी। उसकी आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे और वह बार बार चिल्लाती जा रही थी, विशाल को तैरना नहीं आता, वह डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे। उसी वक्त आदित्य झील में नहा रहा था। सोनल की चीख सुनकर वह पानी से बाहर निकला और दौड़ता हुआ उसके पास आया। सोनल, क्या हुआ? कौन विशाल? कौन डूब रहा है? सोनल ने आंखें खोली और आदित्य को देखते ही उससे लिपट गई। फुट फुट कर रोती हुई बोली, तुम्हें जबरदस्ती डुबाया जा रहा था विशाल। आदित्य ने उसके कंधे थामे। सोनल, होश में आओ, मैं तुम्हारा आदित्य हूँ, विशाल नहीं। मैं खुद अपनी मर्जी से झील में नहा रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? सोनल का बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपते हुए आदित्य को वो धुंधले चित्र बताए जो अभी उसकी आंखों के सामने आए थे। कोई था जिसे जबरदस्ती पानी में धकेला जा रहा था और उसका नाम था विशाल। आदित्य ने उसे शांत किया। सोनल की तबीयत ठीक लग रही थी, लेकिन दोनों वापस लौट आए। हवेली देखने का इरादा अगले दिन के लिए टाल दिया। रात भर आदित्य की आंखों में नींद नहीं रही। वह अपने कमरे में टहलता रहा। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठते रहे। यह विशाल कौन है? सोनल उसे कैसे जानती है? लोग सोनल को राजकुमारी सुलोचना क्यों कह रहे हैं? यह सब भ्रम है या सच? और सबसे गहरी जो बात उसके मन को खाई जा रही थी कि कहीं कोई था जो सोनल की जिंदगी में उससे पहले से है। यह सोचकर उसका दिल भारी हो जाता। सुबह जब सोनल उसके कमरे में दाखिल हुई तो आदित्य के चेहरे पर उदासी साफ थी। सोनल ने तुरंत भाप लिया। कोई बात है? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस हवेली के बारे में ही सोच रहा था। चलो आज वहीं चलते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ। सोनल ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मान गई, लेकिन जानती भी थी उस जमाने में आने जाने का सबसे सुलभ साधन इक्का गाड़ी था। जब सोनल सफेद लिबास पहनकर बाहर आई, आदित्य की नजरें उस पर टिक गई। सफेद पोशाक, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन उसमें एक ऐसी दमक थी जो शब्दों में नहीं समाई। सच में लग रहा था कि कोई राजकुमारी है। आदित्य एकटक उसे देखता रहा। सोनल की नजर जब उस पर पड़ी तो वह शर्मा गई। नजरें झुका ली, गाल लाल हो गए। दोनों इक्के पर बैठे, पास पास, लेकिन दोनों ही निशब्द थे। ठंडी हवा बह रही थी, बदन में एक मीठी सिहरन जागती हुई। तभी हवा के एक झोंके ने सोनल के बालों की एक लट उड़ाई और वह उसके गालों पर आ गिरी। आदित्य का हाथ अपने आप उठा। उंगलियां जैसे ही सोनल के गाल से छुई, सोनल का रोम रोम जागा। एक मीठा झटका, जैसे कोई पुरानी धुन अचानक कानों में बज उठी हो। और आदित्य, वह तो उसी पल किसी और ही दुनिया में चला गया था। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा।
चारों तरफ शादी की रौनक है, ढोल मंजीरे की आवाजें हैं, बाराती और घराती मिलकर नाच गा रहे हैं। पूरा आंगन रोशनी और खुशियों से भरा हुआ है। आदित्य सफेद शेरवानी पहने हैं, उस पर लाल बूटे हैं, सुनहरे वर्क की कढ़ाई है। वह घोड़ी पर सवार है, किसी राजकुमार की तरह। बारात सोनल के घर पहुंचती है और फिर सोनल आती है। लाल लहंगा, बड़े बड़े बूटे, पूरा श्रृंगार, हाथ में जयमाला, झुकी हुई नजरें, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई, जैसे धरती पर कोई सपना चल रहा हो। वह आदित्य के पास आती है, जयमाला उसके गले में डालती है। चारों तरफ तालियां गूंज उठती है, फूलों की बारिश होती है, सारी रस्में होती हैं और फिर सुहाग सेज पर सोनल घूंघट ओढ़े बैठी है। आदित्य धीरे धीरे उसके पास आता है, हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाता है। सोनल की आंखें नीची हैं, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। वह उसके करीब आकर झुकता है। बाबूजी, हवेली आ गई। इक्के वाले की आवाज ने आदित्य को एक झटके के साथ वापस खींच लिया। वह सीधा हो गया। एक पल के लिए सांसें रुकनी से लगी। सामने एक विशाल हवेली खड़ी थी। आदित्य अपनी कल्पनाओं की दुनिया से अचानक बाहर आया। उसने झटके से अपना हाथ सोनल के गाल से हटा लिया। हालांकि उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहरें अब भी स्पष्ट थी। तांगे से उतरकर जैसे ही वो भवन की ओर मुड़े, उसकी भव्यता देखकर दोनों ही स्तब्ध रह गए। अद्भुत शिल्पकारी, मेहराबदार द्वार, प्रस्तर खंडों को तराश कर निर्मित एक प्राचीन निवास मानो सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूर देश से कुशल कारीगरों ने इसे अपने हाथों से गढ़ा हो। वास्तुशिल्प अनूठा था। विशाल झरोखे बने थे। संभवतः उस काल में स्त्रियां भी राजकाज में सक्रिय भूमिका निभाती थी और इन झरोखों से जनता का अभिवादन स्वीकार करती थी। रेशमी वस्त्रों से सजे पर्दे और चांदी की दीपाधारों की आभाएं उसकी समृद्धि की कहानी कह रहे थे। इतना विशाल साम्राज्य, यह किसका था? बाहर का सौंदर्य ऐसा है तो भीतर का वैभव कैसा होगा? ये प्रश्न आदित्य के मस्तिष्क में घूम रही थी। जैसे जैसे सोनल भवन में प्रवेश कर रही थी, उसकी स्मृति में धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगी। यही वह स्थान था जो उसके सपनों में बार बार आता था। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही प्रहरियों के चेहरे खिल उठे। अरे, राजकुमारी सुलोचना, नगर से कब पधारी? आपके चाचा विक्रमादित्य यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आदित्य ने तुरंत हस्तक्षेप किया। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। पहले राजकुमारी इस भवन को देखना चाहती है। इतने वर्षों बाद वो जो लोटी जो है। वृद्ध प्रहरी की आंखें नम हो गई। राजकुमारी लगभग 20 वर्षों बाद आई है। आदित्य के मन में संदेह के बीज अंकुरित हो रहे थे, पर वह अपना भाव छिपाए रखा। प्रहरी उन्हें भीतर ले गया, एक एक कक्ष दिखाता हुआ। यह देखिए, आपका भव्य स्नान गृह, दाहिनी ओर आपका शयन कक्ष। शयन कक्ष में कोमल रेशमी सैया और बहुमूल्य साज सज्जा देखकर मन मुग्ध हो गया। फिर वह उन्हें उस कक्ष में ले गया जहां पूर्वजों के चित्र सुसज्जित थे। आपको स्मरण होगा राजकुमारी, आप अपने पितामह की पुण्यतिथि पर पूजन के पश्चात उनके चित्र पर माल्यार्पण करती थी। आज वह तिथि है, कृपया यह पुष्पमाला अर्पित करें। आदित्य का हृदय धड़क उठा। दीवारों पर अनेक चित्र थी। सोनल कैसे पहचानेगी कि कौन सा चित्र उनके पितामह का है? अब तो रहस्य खुल ही जाएगा। तभी अविश्वसनीय घटना घटित हुई। सोनल ने माला उठाई और बिना किसी संकोच से सही चित्र पर अर्पित कर दी। प्रहरी भाव विभोर हो उठा। इतने वर्षों बाद भी आप उन्हें नहीं भूली? आदित्य ने चैन की सांस ली, परंतु अब उसे विश्वास होने लगा था। सोनल का इस स्थान से कोई गहरा संबंध अवश्य है, शायद किसी पूर्व जन्म का। प्रहरी सोनल को उसके कक्ष में ले गया। श्वेत संगमरमर की दीवारें, द्वारों और गवाक्षों पर उत्कृष्ट नक्काशी, राजसी सुविधाओं से परिपूर्ण। एक एक से बढ़कर एक बहुमूल्य रेशमी परिधान संजोए हुए थे। स्वर्ण रजत की जरी, अद्वितीय कारीगरी, जो किसी साधारण व्यक्ति के स्वप्न में भी दुर्लभ हो। जब प्रहरी ने बताया कि यह सब उन्हीं का है, सोनल अवाक रह गई। लगा जैसे वह किसी स्वर्ग लोक में आ गई हो। तभी उसकी दृष्टि दीवार पर टंगे एक चित्र पर पड़ी, जिसमें राजकुमारी सुलोचना राजसी वेश में सिंहासन पर विराजमान थी और ठीक पास ही में हीरे मोतियों से सुशोभित राजकीय परिधान धारण किए एक युवक खड़ा था। वह चित्र देखते ही आदित्य के नेत्र
विस्फारित हो गए। चित्र में वह राजकुमार, उसकी आकृति आदित्य से हूबहू मेल खाती थी, और राजकुमारी सुलोचना, वह तो सोनल की प्रतिकृति थी। एक पल के लिए आदित्य को लगा जैसे सोनल ही राजकुमारी सुलोचना हो। एक क्षण को उसे ऐसा भी प्रतीत हुआ जैसे वह स्वयं उस चित्र में खड़ा हो। तभी उसे याद आया, समुद्र के किनारे एक चित्रकार से उसने जो तस्वीर बनवाई थी, वह तस्वीर, यह तो उसी की हूबहू प्रतिलिपि है। अब उसको समझ में आ रहा था कि सोनल उस फोटो को देखकर इतनी विचलित क्यों हो गई थी। लेकिन एक प्रश्न उसे बेचैन किए जा रहा था, उसकी तस्वीर यहाँ कैसे पहुंची? वह तो पहली बार सूर्यनगर आया था। यही सब सोचते हुए वह परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर सोनल पर पड़ी। सोनल इस तस्वीर को अपलक निहार रही थी। आंखें भावनाओं से डबडबाई हुई थी। हाथ धीरे धीरे उस तस्वीर को सहला रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था जैसे वर्षों का दबा हुआ दर्द आज सैलाब बनकर बह निकला हो। तस्वीर को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चले गई? आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तस्वीर विशाल की है। ये विशाल है या फिर मैं? धीरे धीरे सोनल के मन की धुंधली तस्वीरें साफ होने लगी। बीती बातें, सारी घटनाएं एक एक करके उसकी स्मृति में लौट आई। उसने बताना शुरू किया। जब पिताजी महाराज सूर्यदेव का निधन हुआ, तब चाचा विक्रमादित्य ने उसे उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने का निर्णय लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हुआ। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। पहली बार विदेश जाने का अवसर, और वह भी इतने प्रतिष्ठित संस्थान में। उसका सपना बचपन से ही एक ही था, एक कुशल चिकित्सक बनना और सूर्यनगर में एक ऐसा अस्पताल खोलना जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, जहां किसी को भी इलाज के लिए शहर में ना जाना पड़े। यही सपना उसके पिता महाराजा सूर्यदेव का भी था। मृत्युशैया पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भाई विक्रमादित्य को बताई थी। जब तक सुलोचना विलायत से लौट न आई, एक संरक्षक की भांति इस रियासत की देखभाल करना। सब कुछ मनचाहा मिल रहा था, और तभी उसकी जिंदगी में विशाल आए। उस दिन सुबह 8 बजे की क्लास थी, जिसकी उसे पहले से ही खबर न थी। एक सहेली ने बताया कि आज कुछ बेहद जरूरी पढ़ाया जाएगा। वह सीढ़ियों से दौड़ती हुई ऊपर जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। बिना रुके उसने कहा, लड़कों की यही आदत है, लड़कियों से टकराते रहो। उस लड़के ने सफाई देनी चाहिए। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस क्लास, बस करो, बहुत होगी सफाई, मुझे देर हो रही है। और वह दौड़ती हुई क्लास में पहुंच गई। अंदर जाकर जो देखा तो दंग रह गई। वही शख्स जिससे अभी सीढ़ियों पर उलझी थी, वह छात्र नहीं बल्कि प्रोफेसर थी, डॉक्टर विशाल। वह हक्की बक्की खड़ी रह गई, और डॉक्टर विशाल, वे भी मुस्कुराने से खुद को रोक न सके। उस दिन डॉक्टर विशाल ने कक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया। अत्यंत ठंड से यदि किसी का शरीर अकड़ जाए, तो उसे किन दवाइयों और इंजेक्शनों से बचाया जा सकता है। यदि दवाइयाँ उपलब्ध ना हो, तो हाथ पैर जोर से रगड़कर गर्मी देना, और यदि यह भी संभव ना हो, तो शरीर की ऊष्मा यानी कि बॉडी हीट से मरीज की जान बचाई जा सकती है। क्लास खत्म हुई, सब हॉस्टल लौट आई, लेकिन सुबह का वह पल बार बार आंखों के सामने आ जाता। वह गोरा चिट्टा चेहरा, घुंघराले बाल, हंसमुख व्यक्तित्व, सब कुछ जेहन में घर सा कर गया था। और फिर धीरे धीरे यह होने लगा, चाहे कोई भी क्लास छूट जाए, प्रोफेसर विशाल की क्लास कभी नहीं छूटती थी। किसी न किसी बहाने से वह डॉक्टर विशाल से मिलने का अवसर निकाल ही लेती। कभी नोट्स के बहाने, कभी किसी कठिन विषय पर चर्चा के नाम पर। और डॉक्टर विशाल भी उसकी हर संभव सहायता करने में कभी पीछे नहीं रहते। एक बार कॉलेज की ओर से शिमला का भ्रमण आयोजित हुआ। डॉक्टर विशाल के साथ कुछ अन्य प्राध्यापक और मेडिकल के अनेक छात्र छात्राएं उस दौरे में शामिल थे। यह जानकर वह मन ही मन फूली नहीं समाई। प्रोफेसर विशाल भी साथ जा रहे थे। शिमला की बर्फीली वादियों में पहुंचते ही सब पर जैसे एक नशा छा गया। आकाश से गिरती बर्फ की फुहारें, कानों को छूती ठंडी हवाएं, पढ़ाई लिखाई की जकड़न से दूर। एक अरसे बाद सब स्वच्छंद हो उठे थे, और इन सब के बीच डॉक्टर विशाल, वे प्रोफेसर कम दोस्त अधिक लगते। छात्र छात्राएं अपनी हर बात, अपनी हर परेशानी बेझिझक उनसे कह देते, और वे हर समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते। एक रविवार की सुबह बर्फबारी बहुत तेज थी।
सभी अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे, लेकिन उसे आकाश से गिरती बर्फ की वह सफेद चादर बेतरह लुभा रही थी। वह बर्फ पर फिसलना चाहती थी, प्रकृति के इस रमणीय रूप को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुई, डॉक्टर विशाल ने रोका। अरे, कहाँ जा रही हो? बाहर बर्फबारी बहुत तेज है। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है। उसने कहा कि वह जल्दी ही लौट आएगी। अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं भी चलता हूँ। यह सुनकर वह और भी खिल उठी। बर्फ इतनी घनी थी कि कुछ हाथ दूर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेफिक्र होकर आगे बढ़ती जा रही थी, विशाल के ख्यालों में खोई। कब एक बर्फीली चट्टान से टकराई और झील में जा गिरी, उसे पता ही नहीं चला। झील का पानी इतना बर्फीला था कि लगा जैसे रगों का खून ही जमा देगा। ऊपर से आंधी तूफान, गिरते ही वह बेहोश होने लगी। होठ और पूरा बदन कांप रहे थे। विशाल ने उसे गोद में उठाया। वे दोनों अपने कॉटेज से बहुत दूर निकल आए थे। थोड़ी ऊंचाई पर एक पुरानी कॉटेज दिखी। वह उसे वहां ले गया। आग जलाने की कोशिश की, लेकिन तूफान के आगे आग टिकती कहाँ थी। बर्फ कॉटेज के भीतर तक घुस रही थी। अस्पताल बहुत दूर था। दवाइयां और इंजेक्शन मंगाना लगभग असंभव था। उसने वहां पड़ा कंबल उसके ऊपर डाला, लेकिन ठंड शरीर के भीतर तक उतर चुकी थी। वह बेहोशी की ओर खिसकती जा रही थी। विशाल बार बार उसकी हथेलियां और पांव रगड़ रहे थे, फिर भी राहत नहीं मिली। उसकी जान खतरे में थी। विशाल बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। मन में एक ही विचार बार बार उठता, बॉडी हीट, वही आखिरी उपाय जो उसी ने अपनी कक्षा में पढ़ाया था। लेकिन मन झिझक रहा था। वह एक लड़की है, क्या यह उचित होगा? समय बीतता जा रहा था। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी और अंत में उसने निश्चय कर लिया कि एक चिकित्सक का पहला कर्तव्य अपने मरीज की जान बचाना है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, तो आंखें खुली। खुद को उस अवस्था में देखा और बगल में विशाल को सोते हुए पाया। वह चीख पड़ी। विशाल ने उठकर सारी बात उसे बताई और धीमे स्वर में कहा, मैंने एक चिकित्सक का फर्ज निभाया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ। तो जो सजा देना चाहो तुम मुझे दे सकती हो। वह एक पल चुप रही, फिर बोली, किसी की जान बचाना अगर गुनाह है तो आप गुनहगार कैसे हुए? और फिर झिझकते हुए धड़कते दिल से उसने अपने मन की बात कह दी। विशाल के होठों पर मुस्कान आ गई। वह पहले से ही जानता था, बस उसके मुंह से सुनना चाहता था। अब विशाल का प्रेम और भी गहरा हो गया। समय के साथ दोनों ने विवाह का निर्णय कर लिया। वह चाहती थी कि विवाह सूर्यनगर की अपनी हवेली में हो, चाचा विक्रमादित्य के आशीर्वाद से। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होते ही वह वहां अपने पिता की इच्छा के अनुसार एक निःशुल्क दवाखाना खोलना चाहती थी। अब तो विशाल का साथ भी मिल गया था। लेकिन सूर्यनगर पहुंचते ही जब उसके चाचा विक्रमादित्य को विवाह की बात बताई, तो वे क्रोधित से भर उठे। तुम्हारा विवाह विजयपुर रियासत के राजकुमार सौर्यवीर के साथ तय हो चुका है। विक्रमादित्य का इरादा साफ था, राजकुमार सौर्यवीर के साथ विवाह करके वह रियासत की देखभाल करे और उस मानसिक रूप से अपरिपक्व युवराज की आड़ में असली सत्ता की बागडोर उनके हाथों में आ जाए। जब उसने सौर्यवीर का नाम सुना तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। सौर्यवीर के पिता उनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे, यह वह जानती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि सौर्यवीर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे युवक तो थे, किंतु बुद्धि से बिल्कुल बालक, इसलिए उनके लिए कोई योग्य वधू नहीं मिल पा रही थी। वे अक्सर हवेली आते रहते थे। जैसे ही उसने इस विवाह से इनकार किया, विक्रमादित्य का रूप बदल गया। उसी रात बिना किसी को भनक लगी उसे और विशाल को बंदी बना लिया गया। हवेली में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उसी रात दीवार में चुनवाने की तैयारियां शुरू कर दी। ईंटें तेजी से चुनी जा रही थी। वह चीखती रही, चाचा जी, विशाल को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। विशाल बेबस आंखों से बस उसे देखता रहा, जैसे कोई अधूरा ख्वाब आंखों में लिए इस दुनिया से विदा ले रहा हो। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उसने विक्रमादित्य से पूछा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? विक्रमादित्य अट्टहास करते हुए बोले, जानना चाहती हो तो सुनो। मुझे तेरे पिता से, अपने बड़े भाई सूर्यदेव से गहरी नफरत थी। हमारे पिताजी हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क करते थे, और सच कहूं तो फर्क था भी। जहां सूर्यदेव रियासत की बागडोर संभालते, निर्बल और जरूरतमंदों की सहायता करते, दया और प्रेम की प्रतिमूर्ति बने रहते, वहीं मैं शराब और ऐशो आराम में डूबा रहता। मेरे इस आचरण से पिताजी सदा आहत रहते।
मरते समय उन्होंने रियासत की सारी जिम्मेदारी सूर्यदेव को सौंप दी। मैं उनके साथ एक कृपा पात्र की तरह रहने लगा। सूर्यदेव ने मुझे कभी किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होने दी। एक बड़े भाई की हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मेरा अपना कुछ न था। मरते समय उन्होंने मुझे राजा नहीं बनाया, बल्कि तुझे उत्तराधिकारी बना दिया। मैं केवल तेरा संरक्षक बनकर रह गया। इसलिए मैं चाहता था कि तेरा विवाह उस मंदबुद्धि शौर्यवीर से हो। वह नाम मात्र का राजा रहता और रियासत की असली बागडोर मेरे हाथों में आ जाती। लेकिन तूने विशाल जैसे पढ़े लिखे इंसान से विवाह का निर्णय लेकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वह जोर से चीख पड़ी, अच्छा, तो यह थी तेरी नीयत। तू मेरा चाचा नहीं, इंसान के वेश में भेड़िया है। तुझे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। जिस दिन हवेली के लोगों को पता चलेगा, उस दिन तेरा क्या हाल होगा, कभी सोचा है? वह फिर अट्टहास कर बोला, तेरी और विशाल की मौत की भनक किसी को नहीं लग सकती, क्योंकि सब जानते हैं कि तू विलायत में पड़ रही है। और उसी ठहाके के साथ दीवार की आखिरी ईंट तक लग गई। सांसें थम गई। करीब 20 साल बाद आदित्य ने सोनल की आंखों में झांका। क्या यह सब सच है? उसने सोनल से पूछा कि क्या वह जगह जानती है। सोनल उसे हवेली के तय खाने वाले रास्ते में ले गई। आदित्य की आंखें फटे की फटी रह गई। सामने एक पुरानी जर्जर दीवार खड़ी थी। पुलिस की सहायता से दीवार तोड़ी गई। भीतर 2 कंकाल मिले। फोरेंसिक जांच से पुष्टि की कि ये अवशेष लगभग 20 से 22 वर्ष पुराने हैं। विक्रमादित्य को तत्काल हवेली बुलाया गया। उस समय भी वे शराब के नशे में ही डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सोनल पर पड़ी और फिर आदित्य पर, उनका सारा नशा एक पल में ही उतर गया। वे आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों के चेहरे देखते रहे। लगा जैसे सुलोचना और विशाल एक बार फिर सामने खड़े हों। उनकी बूढ़ी आंखें कांप रही थी। जिन्हें इन्हीं हाथों से दफनाया था, वो फिर कैसे लौट आए? तभी सोनल आगे बढ़ी और विक्रमादित्य की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, देखा चाचा, यही कुदरत का करिश्मा है। मैंने कहा था, तेरे गुनाहों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए ईश्वर ने मुझे पुनः इस धरती पर भेजा है। यह सुनते ही विक्रमादित्य की आंखों में एक बार फिर वही पुरानी क्रूरता कौंध उठी। उसने तमंचा उठाया और सोनल की ओर लपका, लेकिन आदित्य ने पलक झपकते उसे बचा लिया। पुलिस ने विक्रमादित्य को घसीटते हुए बाहर किया। चल, अब मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे सड़। यही है तेरे गुनाहों की सजा। हवेली में जैसे ही राजकुमारी सुलोचना के लौटने की खबर फैली, खुशी की एक लहर पूरी सियासत में दौड़ उठी। सूर्यनगर वर्षों बाद फिर गुलजार हो उठा। विक्रमादित्य की राज में जो अंधेरा छाया था, जो क्रूरता पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसका अंत हो चुका था। सोनल और आदित्य का विवाह पूरे राजसी वैभव के साथ संपन्न हुआ। दोनों की माताएं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पूरा राजघराना दुल्हन की तरह सजाया गया था, जैसे वर्षों से इसी पल का इंतजार हो। वे ख्वाब जिन्हें आंखों में लिए वे विशाल और सुलोचना 20 साल पहले उस दीवार के पीछे दफन हो गए थे, आज एक बार फिर साकार हो गए थे। तकदीर ने करवट ली थी। सोनल और आदित्य को फिर एक कर दिया था। आदित्य ने सूर्यनगर में डॉक्टर विशाल के नाम पर एक निःशुल्क अस्पताल खोला और सोनल, वह आज उन सभी सपनों को पूरा कर रही थी जो कभी उसके पिता महाराजा सूर्यदेव ने संजोए थे। यह सच है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, मरता है तो केवल शरीर। मोहब्बत तो रूह में बसती है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, और ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और इसी तरह की मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।